तो कल 70 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिए थे चेक इसके, है ना। इसे चेक करो जिससे फिर आज एक नया टॉपिक पढ़ सकें हम। 71 क्वेश्चन देखिए। सेवेंटी वन फुल इतना ही साइज है क्या इसका बड़ा? घनानंद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? घनानंद के प्रेम में सूफियों की आध्यात्मिक रहस्य चेतना का आभास होता है। किसी भी एक विकल्प को पढ़कर निर्णय मत किया करो। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, उसमें सत्य का आभास हो सकता है, उसमें असत्य का भी आभास हो सकता है। घनानंद की साहित्यिक ब्रजभाषा में अनुभूति प्रवणता प्रबल है। घनानंद की कविता बाहरी परिष्कार और पूर्णता पर बल न देकर आंतरिक भाव संपदा पर बल देती है। घनानंद ने लौकिक प्रेम के स्थान पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना अधिक की है। अब इन चारों को पढ़ करके एकदम स्पष्ट है कि जो उत्तर अशुद्ध कह रहा है कि मैं अशुद्ध हूँ, वो ये है। चौथा, क्योंकि घनानंद के प्रेम में अलौकिकता कहीं नहीं है। अब आप कहोगे कि अलौकिकता नहीं है, तो फिर ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, कृष्ण भक्त बन गए थे, वृंदावन में रहे। वो जो मीर मुंशी का पद त्यागने के बाद, मोहम्मद शाह रंगीला का दरबार छोड़ने के बाद ये सबसे अधिक वृंदावन में रहे, वहीं कुटिया बना ली। वहीं एक वृंदावन देव उर्फ नारायण देव गुरु का नाम मिलता है कि नारायण देव ने इनको निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित किया। और ये सभी आलोचक इस बात को मानते हैं कि एक समय की जो सुजान है, दरबार की नर्तकी है, वो सुजान के रूप में पर्यवसित हो गई। सुजान, सुंदर है जो जान, श्री कृष्ण के लिए। तो फिर यहाँ पर भक्ति भावना क्यों नहीं है? तो याद करो कि इनके यहाँ जो संबोधन है सुजान को लेकर के, शुक्ल जी ने भी उसको स्वीकार किया है, वो मुख्यतः नायिका सुजान के संबोधन में ही है। मीत सुजान नन्हे मोही बनो हाहा। और अंतिम पंक्ति भी रामचंद्र शुक्ल ने यही लिखी है घनानंद के बारे में कि कविता इनकी श्रृंगारी ही है, इन्हें भक्त कवि नहीं कहा जा सकता। और जो भक्त कवि ही नहीं है, उसका जुड़ाव अलौकिक सत्ता से नहीं है। इसलिए घनानंद ने लौकिक प्रेम के स्थान पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना अधिक की है, यही गलत है। और आखिर ऐसा लगता क्यों है? आखिर ऐसा लगता क्यों है कि घनानंद तो एक भक्त कवि भी हैं? क्योंकि इन्होंने प्रेम का इतना सात्विक, उदात्त, इतना एकनिष्ठ, पवित्र चित्रण किया है कि इनके लौकिक प्रेम में ही अलौकिक प्रेम का आभास होता है। पर वो आभास मात्र है, वो सत्य नहीं है। और यही बात विद्यापति के साथ भी थी कि विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगारी। ये बड़ा विवाद पैदा क्यों हुआ? ये बड़ा विवाद पैदा इसलिए हुआ कि विद्यापति है तो मूल रूप से श्रृंगारी कवि। विद्यापति मूल रूप से श्रृंगारी कवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहोगे कैसे, आपको कैसे पता? पता तो यही है कि विद्यापति यदि भक्ति करते तो शिव जी की करते। विद्यापति मूल रूप से भक्त तो शिव जी के हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विद्यापति मूल रूप से भक्त हैं, शैव, शिव जी को मानते हैं। लेकिन अपनी पदावली रचना में जो वो राधा कृष्ण के प्रेम में रमे हैं, वो वास्तव में नायक नायिका ज़्यादा हैं। पर चूंकि उन्होंने श्रृंगार का ही चित्रण इतना एकनिष्ठ और दार्शनिक किया है कि लौकिक प्रेम में ही अलौकिक प्रेम का आभास होता है। बिल्कुल लौकिक प्रेम चल रहा है राधा कृष्ण का, लेकिन जब राधा जी कृष्ण जी से कहती है कि तो ही जन्मे पुनि तो ही समाओ सागर लहर समान, तुझी में जन्म हुआ, तुझी में समा जाना है। जैसे सागर में लहर पैदा होती है और लहर सागर में समा जाता है। फिर लगता है कि दर्शन है, अध्यात्म है। फिर तो कहा ग्रियर्सन ने, और ग्रियर्सन ही क्यों बल्कि आनंद स्वामी और है एक, उन्होंने भी कहा कि विद्यापति रहस्यवादी कवि हैं और इनकी जो राधा है वो जीवात्मा है और कृष्ण है वो परमात्मा है। तो कोई भी कवि जो श्रृंगारी होता है लेकिन प्रेम का उदात्त पावन चित्रण करता है, तो वहाँ अलौकिकता का आभास होता है, पर वो अलौकिक होता नहीं है।
और इसीलिए विद्यापति पर भारी डिबेट हुई है। वो डिबेट भी परीक्षा में आती है कि कौन इनको भक्त मानता है, कौन श्रृंगारी मानता है और कौन इनको रहस्यवादी मानता है। जिसमें डॉक्टर एक तो बच्चन सिंह और एक रामचंद्र शुक्ल के कथन आपको याद होंगे। बच्चन सिंह और शुक्ल जी दोनों ने श्रृंगारी माना है, केवल श्रृंगारी माना है विद्यापति को। जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने तो ये कहा कि आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये उन्होंने विद्यापति की पदावली के बारे में विद्यापति को श्रृंगारी सिद्ध करते हुए ही कहा है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह कहा है कि विद्यापति को भक्त कहना वैसा ही होगा जैसे खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कह देना, लेकिन वो तो घोर श्रृंगारिकता कामुकता का वहाँ प्रदर्शन है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, कविता इनकी श्रृंगारी ही है, इन्हें भक्त कवि नहीं कहा जा सकता। ये रामचंद्र शुक्ल का अंतिम वक्तव्य है घनानंद पर। आप कहोगे ये कहाँ दिखता है कि सूफियों की आध्यात्मिक रहस्य चेतना भी दिखती है? आध्यात्मिक रहस्य चेतना दिख रही है, लेकिन ये मान लो आपकी अलौकिक प्रेम फिर भी नहीं है। अब ये सूफियों की चेतना क्या है? सूफियों को तो दर्द में मजा आता है, सूफियों को चाहिए तड़प। सूफियों का प्रेम के मिलन में उतना विश्वास नहीं है जितना कि प्रेम के तड़प में होता है। जैसे मैंने आपको शमशेर पढ़ाया तो शमशेर के बारे में मैंने कहा कि शमशेर स्वयं ही प्रेमी है और स्वयं ही प्रेमिका है। वो खुद ही दोनों के पार्ट अदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे प्यास के पहाड़ों पे लिटा दो जहाँ मैं किसी झरने की तरह तड़प रहा हूँ। ये सूफियाना तड़प है ना। सूफी साहित्य में तो ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो तो कवि ही सूफी है। बल्कि जब ये इनको नादिर शाह के सैनिक जब इनको मार रहे थे तो नादिर शाह के सैनिकों से कहा इन्होंने कि अरे भाई मुझे ऐसे मत मारो एक साथ, मुझे किश्तों में मारो, तिल तिल कर मेरे अंगों को काटो। और वो दर्द में आनंद ले रहा है, दर्द में ही मर रहा है। सोचो, आपको लग रहा होगा कि क्या सन की कवि है यार, एक साथ ही मर जाए, इससे बढ़िया तो तिल तिल क्यों मर रहा है। तो पूरे जीवन दर्द में जिया और दर्द में ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे। बल्कि प्रेम के पीर के कवि हैं। और यहाँ भी शब्दावली से छेड़छाड़ ध्यान रखना। रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रेम का पीर का कवि कहा है कि प्रेम के पीर के कवि हैं। अब पीर का मतलब होता है पीड़ा और पीड़ा का मतलब होता है वेदना, लेकिन प्रेम की वेदना के कवि हैं। केवल शब्द मात्र का अंतर है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोनों में अंतर है। और साहित्यिक ब्रजभाषा है। और घनानंद तो साफ कहते हैं कि भाई अनुभूति प्रवणता महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कला पक्ष नहीं है, महत्वपूर्ण भाव पक्ष है। भाव पक्ष का अनुकरण ही कला पक्ष करता है, तो भाव पक्ष को इन्होंने विशेष महत्व दिया। इसलिए बिहारी और घनानंद की जब हम तुलना करते हैं तो हम कहते हैं कि बिहारी की कविता वो चमत्कृत करती है। जैसे हाथी दांत पर बहुत बारीक बेल बूटों की नक्काशी से तुलना की है बिहारी सरसई की रामचंद्र शुक्ल ने। और कोई रचना आपको चमत्कृत करती है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि यार वाह 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 क्या मजा आ गया, थोड़ी देर के लिए, जब तक चमत्कार रहता है। लेकिन बिहारी की कविता भले ही चमत्कृत करे, लेकिन घनानंद की कविता आंदोलित करती है, चमत्कृत नहीं, और पाठक को हिलाकर रख देती है, पाठक के मन में प्रेम की पीर पैदा करती है। बिहारी की कविता के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि बिहारी की कविता आपके मन में प्रेम की पीर पैदा करेगी, नहीं, हंसी पैदा करेगी। हंसोगे आप, बिहारी की नायिका के विरह को देख करके आपको हंसी ज़्यादा आएगी और रोना तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये है। और साहित्यिक ब्रजभाषा है। तो बाहरी परिष्कार और पूर्णता पर बल ना देकर यदि बिहारी की कविता होती तो कहते कि हाँ बाहरी परिष्कार पूर्णता पर बल दिया गया है, बल्कि आंतरिक भाव संपदा पर बल दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है 4, चेक कर दो। 72 घनानंद और बिहारी के तुलनात्मक संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो भाई, रीतिकाल के 4-5 तो ऐसे कवि हैं कि आप ये सोचकर पेपर देने जाना कि ये चारों पांचों हमको बैठे मिल रहे हैं वहाँ, जिसमें बिहारी होगा, घनानंद होगा, भूषण भी होगा। 3 तो बहुत बड़े कवि हैं ना, कि भूषण तो एकदम उसने रस को ही चेंज कर दिया। और राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ी हुई कविता है भूषण की। पद्माकर और देव, भिखारीदास, ये वो कवि हैं जिनसे अवधारणात्मक सवाल सीधे सीधे बनेंगे। इसमें केशवदास और चिंतामणि त्रिपाठी को और लपेटो, क्योंकि प्रवर्तक में 2 ही कवियों की बहस हुई है। सेनापति भी
वहाँ वैसंधि के कवि हैं, क्योंकि रीतिकाल की जो शुरुआत की बात करते हैं तो केशवदास 1555 में है, उसके बाद 1589 में सेनापति है। और रीतिकाल के यही एकमात्र दो ऐसे कवि हैं, केशवदास और सेनापति, जिनका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के फुटकल कवियों में की है। तो रीति काल के वो दो कवि जिनकी गणना भक्ति काल में भी की जाती है, वो कौन है? केशवदास और सेनापति। घनानंद और बिहारी के तुलनात्मक संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? घनानंद ने प्रेम के संयोग पक्ष पर अधिक बल दिया है और बिहारी ने प्रेम के वियोग पक्ष पर। ये एकदम विपरीत है। अब मेरी बात सुनो, मैं जब पेपर में बैठता हूँ, पेपर जब मैंने दिए अपने दिनों में, तो मुझे पता है कि ये 100% सही है, क्योंकि इसको एकदम उल्टा कर दिया है। इसके बावजूद भी मैं कभी इसमें गोला नहीं भरूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक असत्य से एक और कोई बहुत बड़ा असत्य आ जाता है। समझ रहे हो? तो जब बहुत बड़ा असत्य आ गया तो हम बड़े असत्य को पकड़ेंगे, छोटे असत्य को छोड़ देंगे। इसलिए अब ये बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका उत्तर तो यही बनेगा। लेकिन क्या पता कोई इससे बड़ा झूठ आ जाए, क्या पता ऐसा आ जाए कि बिहारी नाम का कोई कवि रीतिकाल में था ही नहीं, तो उससे बड़ा असत्य क्या होगा। इसलिए विकल्पों को चारों को पढ़ा करो। आपका ध्यान यदि किसी एक विकल्प पर जा रहा है तो हल्के से पेंसिल से आप उसको टिक कर दो, ताकि आपको याद रहे, आगे चलो। भाषातीत अर्थ की जो पकड़ घनानंद में है वो बिहारी में नहीं है। भाषातीत अर्थ की पकड़ तो वो करेगा जो प्रेम में डूबा हुआ पागल है, आकंठ विरह में पागल है। तो भाषातीत अर्थ की पकड़ घनानंद में तो है और बिहारी में नहीं है। बिहारी का प्रिय अलंकार रूपक है, घनानंद का प्रिय अलंकार विरोधाभास है, ये भी सही है। और बिहारी की कविता चमत्कृत करती है, जबकि घनानंद की कविता आंदोलित करती है। ये है तुलनात्मक अंतर। अब एकदम स्पष्ट हो चुका है कि इसका जो उत्तर है वो है एक। ये क्योंकि कई बार हमको जोश रहता है ना, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि नहीं इसका उत्तर यही सही है, और बाद में मालूम चलता है कि थोड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। एक सही कर दो इसका। घनानंद की श्रृंगारिक चेतना, श्रृंगार शब्द ध्यान रखोगे आपकी, श्रृंगार कैसे लिखना है। घनानंद की श्रृंगारिक चेतना के संदर्भ में सही कथन नहीं है, इसको बोलते हैं अवधारणात्मक सवाल है ये। घनानंद के प्रेम में उदात्तता, सूक्ष्मता, पावनता का बोध विद्यमान है, बल्कि उसको ये देखो आपकी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रश्न पढ़ा, चारों विकल्प पढ़े और कोई विजन नहीं बना आपका, कोई दृष्टि नहीं बनी, तो दोबारा उस प्रश्न को पढ़ो। दोबारा उस प्रश्न को पढ़ोगे तो काफ़ी आपको उससे मदद मिलेगी। अब देखो ये पूछ रहा है नहीं है, ये है और नहीं है कि कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यानी कि घनानंद जो श्रृंगारिक कवि है उसके बारे में कोई एक डाटा है वो गलत आ रहा है। तो घनानंद के प्रेम में उदात्तता, सूक्ष्मता, पावनता मिलती है क्या? बताओ। अरे कोई भी रीति मुक्त कवि होगा, जो भी स्वच्छंद कवि होगा, जो स्वच्छंद कवि होगा वो निश्चित है कि अपने भावों से प्रेरित होकर लिखेगा, और जो अपने भावों से प्रेरित होकर लिखेगा वो चाहे छायावाद हो और वो चाहे रीति मुक्त कविता हो, निश्चित है कि वहाँ ये उदात्तता, सूक्ष्मता, ये शब्द तो आएंगे ही आएंगे, पावनता। यही बात आप छायावादी कविता के बारे में कह सकते हो कि छायावादी कविता की सौंदर्य चेतना में सूक्ष्मता, उदात्तता, पावनता है ना। यदि सूक्ष्मता और उदात्तता इन दोनों भावों को आप मिला दें, जो भावों की ऊंचाई होती है ना उसको बोलते हैं उदात्तता। मनोभावों का अत्यंत बारीक चित्रण करना है ना, वो कहलाता है सूक्ष्मता। और इन दोनों को आप मिला दे तो एक जो शब्द का निर्माण होगा वो है वायवीयता। एक वायवीय शब्द चलता है, ये स्वच्छंदतावादी कविता की विशेषता है। और स्वच्छंदतावादी कविता आप हिंदी में कहाँ कहाँ पढ़ते हो? या तो रीति काल में रीति मुक्त कविता पढ़ते हो, और या आप छायावाद पढ़ते हो। यो एक भक्ति काल में आपने एक डाटा और याद रखा कि इतिहासकार विजेंद्र स्नातक के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? मानुस हो तो वही रसखानी। रसखान की कविता में स्वच्छंदतावाद के तत्व उन्होंने देखे हैं। योग्य रामचंद्र शुक्ल से सावधान रहने की आवश्यकता है
उन्होंने मतराम के लिए संबोधन कैसा किया कि इनमें स्वच्छंद कविता की मनोहारिणी प्रतिभा विद्यमान थी। तो सबके रेफरेंस अलग अलग हैं। घनानंद के प्रेम में पूर्ण समर्पण भाव है जहां कोई उपालंब भाव नहीं दिखाई देता। घनानंद के प्रेम में स्थूलता मासलता का नितांत अभाव है, एकदम सही है। घनानंद का प्रेम अपनी एकनिष्ठता, सरलता, निष्कपटता के लिए विख्यात है ना। एकनिष्ठता तो ऐसी है कि घनानंद का तो जो प्रिय प्रेमी प्रतीक है वो चातक है। चातक बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन चंद्रमा एक ही है, और इसीलिए वो एकटक चंद्रमा को देखता रहता है। घनानंद कहते हैं कि मछली अच्छा प्रेमी नहीं है जल का, क्योंकि जल से दूर हुई और मछली ने प्राण त्यागा। अब मछली तो प्राण त्याग जाती है लेकिन प्रेमी जल पर कलंक लगा जाती है। पतंगा भी एक अच्छा प्रेमी नहीं है, जबकि ये प्रेमी अपने प्राण देते हैं अपने प्रेम के लिए। अब पतंगा दीपक की लो में आकर के और अपना प्राण दे देता है। साकेत में तो उर्मिला गाती है ना, कैसी सिलाकर दीपक कहता, बंधु तू वृथा ही क्यों देता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विवलता है सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी से बात करती है वो। आपने कभी देखा होगा दीपक की लौ के पास पतंग आता है तो लौ एकदम उसकी तरफ झपटती है, जैसे कि दीपक की लौ ये कह रही है कि भाई मेरे पास क्यों आ रहा है, जलकर राख हो जाएगा। अपने प्राण दे देते हैं, लेकिन कहा कि प्राण दे देना और प्रेमी पे कलंक लगा देना ये सच्चे प्रेम की पहचान नहीं है। सच्चे प्रेम की पहचान किसमें है? इंतजार करना, एक निष्ठ प्रेम करना, उस तड़प को रखना, जैसे कि चातक रखता है चंद्रमा। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए वो चंद्रमा की तरफ एक टक देखता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में कि घनानंद का प्रिय प्रेमी प्रतीक क्या है, तो चातक है। जैसे महादेव वर्मा के लिए विरह जीवन का प्रेमी प्रतीक हो तो बदली यानी बादल, और दूसरा दीपक, जरे विरह ज्यों दीपक बाती, है ना, दीपक बाती चलती रहती है। तो वो अब बात यह है कि आपको लग रहा है कि यार ये तो सभी सही है कि घनानंद के प्रेम में पूर्ण समर्पण का भाव है। अब इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म माइंडेड खोपड़ी का प्रोफेसर यदि पेपर बनाता है तो वो क्या करेगा, पूरे वाक्य को सही दिशा में जाने देगा, हल्का सा कट मार देगा उसमें बस। अब बच्चा पहले के प्रभाव में आ जाता है। क्यों? कि कोई आदमी तेज दौड़ रहा है तो एकदम से तो रुक भी नहीं पाएगा। वो रुकने की कोशिश करेगा, जब भी 10-15 मीटर आगे और भाग जाएगा। और वही है। अब जैसे एक बार क्वेश्चन आया कि अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और उसमें बाकी तो सभी सही हैं, पर एक चौथा विकल्प ये था कि अमीर खुसरो ने हिंदी में पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सकुने, ढकोसले, गजलें और मसनवियाँ लिखी हैं। अब पूरा सेंटेंस सही है लेकिन मसनवियाँ नहीं लिखी, कि वो तो फारसी लिपि में है और फारसी भाषा में है, उनका हिंदी से कोई संबंध नहीं है। तो एक शब्द ने पूरी पंक्ति गलत कर दी, क्योंकि हमारे हिंदी में आंशिक सत्य और आंशिक असत्य वाले विकल्प नहीं होते। वो हिस्ट्री वाले पेपर में तो होते हैं, यहाँ तो नहीं होते। अब ये पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि ये भी सही है, अरे घनानंद के प्रेम में पूर्ण समर्पण भाव है जहाँ कोई उपालंब भाव नहीं दिखाई देता। पर सच तो ये है कि समर्पण भाव तो पूरा है, लेकिन ये तो है उपालंब भाव तो है। तुम कौन दोपाटी पड़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटांग नहीं। अरे कितनी कक्षा पढ़ गए हो, मन को मन भर लेते हो लेकिन देते छटांक भर भी नहीं हो, तो ये उपालंब नहीं है तो क्या है? अच्छा, उपालंब तो गोपियों ने चाहे कृष्ण से कितना भी एकनिष्ठ प्रेम किया हो, पर उपालंब तो इतना ज्यादा गोपियों के यहाँ भी है सूर साहित्य में कि भ्रमर गीत को रामचंद्र शुक्ल ने कह ही दिया कि ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपालंब काव्य है। चूंकि गोपियों ने बात को घुमा घुमा के फेंका है, सीधा सीधा नहीं फेंका, तो अभिद्यार्थ सौंदर्य ना होकर के वहां व्यंजना सौंदर्य की प्रधानता हो गई। और साहित्य में जहां भी व्यंजना सब शक्ति काम करती है वहां ध्वनि काम करता है। आनंद वर्धन का पूरा ध्वनि सिद्धांत जो है वो व्यंजना सब शक्ति पर घूमता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य और सर्वश्रेष्ठ उपालंब काव्य कहा है। और गोपियों ने खूब कहा कि जाकर मथुरा में बन गए हो कुब्जा के नाथ और कहला रहे हो गोपीनाथ, गोपियों को बदनाम करते हो और कुब्जा के साथ विहार करते हो, काहे को गोपीनाथ कहावत। ये सब उपालंबी तो है,
उपालंब का मतलब होता है उलाहना मारना, ताना मारना, कि पहले तो प्रेम किया, अब गले पर छुरी फेर दी, प्रीति करे गरे छुरी देनी। तो वो बात यहाँ भी है। लेकिन देखो उपालंब दो प्रकार का होता है। एक उपालंब तो यह है कि अच्छा मुझको धोखा दिया, तेरा सर्वनाश हो जाए, तेरे कीड़े पड़ जाएं, तू नष्ट हो जाए, तू सड़ सड़ के मरेगा। ये सेंटेंस भी होते हैं, इसी लौकिक जगत के होते हैं, है ना। एक उपालंब ऐसा होता है कि भाई उसके प्रति अनिष्ट का भाव तो बिल्कुल नहीं है, पर तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, पर तू जहां रहे आबाद रहे, खुशहाल रहे। बात समझ आ रहा है। तो ये भारतीय संस्कृति में क्या है कि प्रिय के प्रति अनिष्ट की भावना नहीं होती। धोखा ओरिजिनल भी होता है, दिखावटी भी होता है, किसी काम से किसी को निकलना भी पड़ता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में प्रियतम के प्रति अनिष्ट की भावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तेजाब की बोतल लेकर डोलते रहते हैं, मौका पड़ने दे, धोखा मिला है, वो तो प्रेम ही कहाँ हुआ, है ना। इसलिए ध्यान रहे कि घनानंद के प्रेम में पूर्ण समर्पण का भाव है, वहाँ उपालंब है, लेकिन प्रिय के प्रति अनिष्ट की भावना नहीं है। जैसे गोपियों ने कहा ना कि न्यात खसे जनी बार, नहाते हुए भी उसका बाल ना खिसके, इतना उनके प्रति लोक मंगल, उनके प्रति मंगलकारी भाव जो है वो बना हुआ है। तो दोनों बातों को ध्यान रखो, उपालंब तो है, उलाना है, ताना है, लेकिन उसका अनिष्ट हो जाए ऐसी कोई कामना नहीं है। इसी कारण घनानंद का प्रेम भारतीय संस्कृति के आदर्श प्रेम का प्रतीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? दूसरा चेक कर दो। बिहारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बिहारी की भाषा मौन मधि पुकार को उजागर करती है। सही कैसे हो जाएगा? कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कैसे सही हो जाएगा कि आप किसी एक कवि के विशेषण को दूसरों के साथ चिपका दोगे तो कैसा लगेगा? मैं कह दूं कि ग्वाल कवि ऐसा कवि है रीतिकाल में जो त्योहार चित्रण करने का अद्वितीय कवि है, तो मैं पद्माकर की चीज को ग्वाल के साथ जोड़ दूंगा तो मामला नहीं बनेगा। क्योंकि ये मौन मधि पुकार, पहली बात तो ये मधिर गलत छपा है, ये मौन मधि है, मौन मधि पुकार है ये। और ये केवल किस कवि के लिए है? ये उस कवि के लिए है जो खुद अपने आंसू से रोता है, किराए के आंसू से नहीं रोता। प्याज के छिलके डालकर रोने वाला व्यक्ति बिहारी है, ये घनानंद है। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा को मौन मधि पुकार कहा है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ये है अंदर घुटती सी शक्ति पुकार, जिसके लिए शब्द मोहताज नहीं है, और बल्कि मौन है जो पुकार। कैसे है? तो विरोधाभास है, इस शब्द में ही विरोधाभास है। और यही विरोधाभास न केवल घनानंद का प्रिय अलंकार है, बल्कि उसका जीवन दृष्टि भी यही विरोधाभासी रही है। तो ये पहला सेंटेंस एकदम गलत है, और ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, इसके बावजूद भी आगे पढ़ो। अच्छा, ये पूछ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं काटो इसमें, ये तो बोनस अंक मिलेगा आपको। ये नहीं कैसे आ गया? ये प्रश्न तो ये पूछा था कि कौन सा कथन सही है, क्योंकि 3 सही नहीं है, इसमें नहीं काट दो। काटोगे तो क्या आपके पास पेपर तो है नहीं। चलो, आपके पेपर में भी नहीं लिखा है क्या? तो इसमें देखो कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न था मूल रूप से। तो सही तो ये भी नहीं है, तो अब इसका ये उत्तर नहीं होगा। अच्छा, बिहारी की भाषा ठेठ ब्रजभाषा है नहीं, क्योंकि उनकी भाषा कैसी है? साहित्यिक ब्रजभाषा है, तो ये भी सही नहीं है। बिहारी का प्रिय अलंकार विरोधाभास है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये तो घनानंद का है प्रिय अलंकार। बिहारी का संयोग श्रृंगार जितना प्रभावशाली बन सका, उतना वियोग श्रृंगार नहीं, ये सही है। और ये प्रश्न अब इसमें देखो क्या है, सुनो। ये तो खैर चलो टाइप मिस्टेक है, प्रश्न तो सही है पूछ रहा है, लेकिन क्या होता है कि पूछ रहा है सही है, कौन सा एक कथन सही है, लेकिन दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि सही नहीं है। टाइप करने वाले को भी मैंने यही दिया कि पूछना कि सही है, लेकिन आदत क्या लग रही है? सही नहीं है। और यदि दिमाग में ये रह गया कि सही नहीं है, तो 3 सही नहीं होते हैं, और जहां से पकड़ेगा वहां से उसको शक्कर की रोटी मिलेगी, उसी को कर देगा, क्योंकि ये तो मीठी लगेगी आपको।
अब देखो ना, यदि मान लो क्वेश्चन एक सही है पूछ रहा है और दिमाग में रह गया सही नहीं है, तो जो भी पढ़ लेगा ना वही सही नहीं है, क्योंकि एक ही तो है चौथा। यहां तक पहुंचने पहले से तो ये 3 चक्र भी तोड़ने पड़ेंगे। अब उसको लगेगा यार हाँ यही है भाई, ये सही नहीं है भाई, इसको भरो। किसी ने दूसरा पढ़ लिया, हाँ इसको भरो भाई, ये सही नहीं है, और बाद में मालूम चले यार सही पूछा है ना। तो ये तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, सही है या सही नहीं है। अब इस प्रश्न को छोड़ो, इसको चेक मत करो आप, है ना। 75, घनानंद की कविता का विशिष्ट पहलू नहीं है अनुभूति, अभिव्यक्ति की सहजनवीति, रहस्यात्मकता, सूक्ष्मता, शास्त्रीयता, लोक जीवन का समन्वय, भावना भेद की पहचान और गहरी रागात्मकता। शास्त्रवाद या शास्त्रीयता जैसी कोई चीज में कोई भी स्वच्छंद कवि विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जो ये बिंदु आप देख रहे हो कि शास्त्रीयता और लोक जीवन का समन्वय, इसका संबंध घनानंद से बिल्कुल नहीं है। बल्कि घनानंद तो जो अनुकरण कर रहे हैं शास्त्रवाद का, उसका विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि समझी समझी बात ना बोली वो काम आवे, छावे घन आनंद ना जोल ना नहीं बोरई। और याद करो मैंने स्वच्छंदतावाद की विशेषता आपको क्या बताई कि स्वच्छंदतावाद असल में एक विद्रोह है। किसके प्रति? वो है जड़ शास्त्रीयतावाद और रूढ़ नैतिकता के प्रति, क्योंकि ये भावधारा को निष्प्राण बना देती है। तो जो जड़ता है, परंपरा है, परिपाटी है, शास्त्रवाद है, उसके खिलाफ रीति मुक्त है। आर्य रीति का मतलब ही होती है काव्यांग परंपरा, उससे जो मुक्त है वो शास्त्रवाद से बंधकर कैसे चलेगा। अच्छा, शास्त्र तो बांधता है, समझ रहे हो, शास्त्र का मतलब ये कि बंधा हुआ, और ये तो मुक्त है, तो जो मुक्त है वो बंधे हुए कैसे हो सकते हैं। तो शास्त्रवाद जैसी चीज अब मिलने को तो लोक जीवन भी रीति काल में कहाँ है। हालांकि ये बात सही है कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध की तुलना में रीतिमुक्त कविता में आपको लोक जीवन भी मिल जाएगा बहुत गौण मात्रा में, लेकिन शास्त्रीयता तो उनके विरोध में रीतिमुक्त कविता पैदा हुई। आप कहोगे, आप देखो ना जितने भी संस्कृत के शास्त्र ग्रंथ हैं, है ना, आप कहते हो कि भानुदत्त की रसमंजरी, आपे दीक्षित का कुवलयानंद, इनका अनुकरण सीधे सीधे तो रीतिबद्ध कवियों ने किया, अप्रत्यक्ष रूप से रीति सिद्ध कवियों ने भी किया, रीति वहां स्वयं सिद्ध हो गई आकर। लेकिन रीतिमुक्त कवियों ने तो कोई अनुकरण किसी शास्त्र का किया ही नहीं। संस्कृत के किसी भी लक्षण ग्रंथ का अनुकरण किसने किया है? इन्होंने थोड़ी किया है। और लक्षण ग्रंथ जैसे ही हम कहते हैं, उसका संबंध केवल उसी वर्ग से है जो सीधे सीधे अनुकरण करता है। और सीधे सीधे अनुकरण तो ना तो रीति मुक्त तो कैसे भी अनुकरण नहीं करते, रीति सिद्ध अप्रत्यक्ष करते हैं, तो उत्तर क्या होगा? रीतिबद्ध। जितने भी रीतिबद्ध कवियों ने जो भी रचना लिखी है वह लक्षण ग्रंथ है। समझ रहे हो? कभी वहां हो जाए तिलिस्म जैसी पहेली, मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक प्रश्न है कि छांटिए कौन सा एक लक्षण ग्रंथ है। अब आप सोचोगे यार ऐसे हमें कैसे पता चले कि कौन सा है। तो ये ध्यान रखो कि जो भी रीतिबद्ध कवि है उसकी हर रचना लक्षण ग्रंथ है, क्योंकि उसने किसी न किसी रचना का अनुकरण किया है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एक लक्षण ग्रंथ है, और मैं आपको यहां विकल्प दूं, एक रचना तो है कवित रत्नाकर, एक रचना है बिहारी सतसई, एक रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ, और एक रचना है कवि प्रिया। आप यदि जान रहे हो तो बहुत आसान है, नहीं जान रहे हो तो मतलब ही नहीं है सही होने का। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। सेनापति रीति सिद्ध है और रीति सिद्ध कवि कभी भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिख सकता। बिहारी सतसई, इसकी रचना भी लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं हुई है, ये रीति सिद्ध कवि प्रतिनिधि कवि है, बिहारी की रचना है। श्रृंगार लतिका सौरभ द्विजदेव की रचना है। द्विजदेव रीतिमुक्त काव्य परंपरा का अंतिम कवि है। और कवि प्रिया केशवदास की रचना है, और केशवदास रीतिबद्ध है। क्या उत्तर हो गया?
कवि प्रिया। इसलिए आप इस तीनों वर्गीकरण को कौन सा कवि किस जगह है, बल्कि ये भी आसान था। रीतिमुक्त कवियों को तो कालक्रम से और लगाना, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव को भेज दो लास्ट में, ये 5 कवि हो गए रीतिमुक्त। और रीति सिद्ध कवियों की बात करोगे तो उसमें प्रतिनिधि कवि, अरे रिंकू बच्चे फोन करके टेक्निकल टीम से समझ लो, क्योंकि आज से पहले मैंने 650 क्लास ली हैं और 650 क्लास एप्लीकेशन में है, आप देखना सीखो। क्या कह रहा था मैं अभी? रीति सिद्ध में एक तो बिहारी हो गया, वो तो प्रतिनिधि है, एक सेनापति को काउंट करो, एक वृंद को ले आओ। रसनिधि तो ऐसा है जिसका वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह है, उसे खींच खांच के लोग तीनों ही धड़ों में बिठाते हैं। केवल रीति काल का एकमात्र कवि है रसनिधि, जिसे कोई कहता है रीतिबद्ध है, कोई कहता है सिद्ध है, कोई कहता है मुक्त है। इसी को तीनों जगह एडजस्ट करते हैं, परंतु इसका जो असली घर है वो रीति सिद्ध है। और इसके अलावा इसमें नेवाज, पजनेश, 1-2 कवियों के नाम और ध्यान रख लो। बाकी बचे हुए सभी कौन हैं? रीतिबद्ध है। तो आपके जो ये देव, पद्माकर, चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, भिखारी दास, ग्वाल, है ना, महाराजा जसवंत सिंह, रसलीन वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ हैं? है ना, रीतिबद्ध में। सोमनाथ, रस पीयूष निधि वाले सोमनाथ, तोष सुधा निधि वाले, दूल्हा कवि कुल कंठ वर्ण वाले, ये सब रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो 75 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 76, भूषण की काव्य भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? द्वित्व वर्णों की प्रधानता। अब वैसे वर्णों से ही वर्ग बन रहा है तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाषागत सुव्यवस्था, युगानुकूल लाक्षणिकता और संयुक्त वर्णों की प्रधानता। असल में भूषण की कविता में ओज भरपूर मात्रा में है। रामचंद्र शुक्ल ने भूषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूषण की कविता में ओज और उत्साह की मात्रा परिपूर्ण लबालब है, लेकिन ओज गुण के अतिरेक में कहीं कहीं वाक्य विन्यास भी बिगड़ गया है और भाषा अव्यवस्थित हो गई है। बल्कि आप ध्यान रखना कि भूषण की काव्य भाषा को आप आसान नहीं कह सकते, क्योंकि भूषण ने उस समय के कुछ अरबी फारसी के अप्रचलित शब्द, ब्रजभाषा के अप्रचलित शब्दों को भी अपनाया है, जिससे भूषण की जो भाषा है वो ध्रुव हो गई है। ध्रुव माने कठिन हो गई है। तो इसमें जो ये भाषागत सुव्यवस्था आ रहा है, जो लगता तो सकारात्मक है, पर वास्तव में इसका भूषण से संबंध नहीं है। ये रेफरेंस कौन दे रहा है? रामचंद्र शुक्ल। बाकी तो द्वित्व वर्णों की प्रधानता मिलती है वीर रस में। जैसे द्वित्व वर्ण होते हैं तन्ने, मन्ने, गड्डी, ऐसे वर्णों का प्रयोग ओज गुण का निर्माण करेगा। ये कि आप ये गुणों को भी तो विशेषता पढ़ते हो। ओज गुण की विशेषता क्या होती है? द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण, महाप्राण वर्णों की अभिव्यक्ति, टैठ है, डैढ़ है, ऐसे वर्णों का विशेष जो है प्रभाव मिलेगा। कहीं रुंड मुंड, कहीं कुंड भरे श्रोणित के, कहूँ बखतर करे झुंड झपकत है। कैसा काव्य गुण है इसमें? ओज है। आप कहोगे कि भूषण के इस काव्य में प्रसाद गुण मिलता है तो गलत है। आप कहोगे कि भूषण की कविता में माधुर्य गुण मिलता है तो गलत है ना। युद्धों में माधुर्य गुण कहाँ खोजोगे आप? बाकी युगानुकूलता तो इसलिए है कि युग का पूरा परिवेश का जो है चित्रण हुआ है और लाक्षणिक वक्रता खूब मिलती है, संयुक्त वर्णों की प्रधानता मिलती है। चित्रात्मकता तो युद्ध के से चित्र बनते चलते हैं, इसी चित्रात्मकता को बिंबधर्मिता भी कहते हैं। तो क्षेत्र का सही उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 77, बिहारी की काव्य कला। बिहारी के काव्य की जो काव्य कला है, इसकी विशिष्टता नहीं है नवीन प्रसंगोत भावना का अभाव, कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की सामासिक योजना और भाषिक चमत्कार भरपूर मिलता है। सामासिक योजना से कल्पना की समाहार शक्ति जुड़ी है। बल्कि बिहारी सतसई की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भाषा की सामासिकता और कल्पना की जो ये समाहार शक्ति है, ये बिहारी सतसई का प्राण है, जो इसको सर्वश्रेष्ठ मुक्तक काव्य के रूप में स्थापित करता है। हाँ, नवीन प्रसंगोत भावना का अभाव कहाँ है? नवीन प्रसंगोत भावना तो भरपूर मात्रा में है।
तो इसलिए इसका पहला ही उत्तर गलत हो रहा है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि जो विशिष्टता नहीं है वो ये है। हाँ, यदि ये होता कि नवीन प्रसंगोद भावना मिलती है तब तो सही था। बल्कि मैंने तो आपको यहां तक कहा है कि मध्यकाल में दो कवि ऐसे हैं। यदि आप पूर्व मध्यकाल की बात करो यानी भक्ति काल की, तो सूरदास। सूरदास में जो नवीन प्रसंगोद भावना की शक्ति मिलती है, पूरे भक्ति काल में रामचंद्र शुक्ल ने इस संदर्भ में प्रशंसा केवल सूर्य की है। और यहां तक कह दिया कि नवीन प्रसंगोद भावना की जैसी शक्ति हम सूरदास में पाते हैं, वैसी तो तुलसीदास में भी नहीं पाते। और तुलसीदास तो रामचंद्र शुक्ल का प्रिय से प्रिय महान प्रियतम कवि है। अब देख लो, फिर भी पूर्वाग्रह से मुक्त बंदा ने कह दिया कि चाहे मेरा प्रिय तुलसीदास है, पर इसमें नहीं है जो इसमें है ना। और भ्रमर गीत उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अरे भ्रमर गीत के आधार पर ही तो शुक्ल जी ने कहा है सूरदास को कि सूरदास सहृदयता और वाग्वी दग्धता के कवि हैं। सुना होगा ना आपने, सहृदय तो है ही, और वाग्वी दग्धता का मतलब होता है बोलने की चतुराई, ये है। और फिर रीति काल में फिर नवीन प्रसंगोद भावना की शक्ति सबसे ज्यादा कहीं है, तो वास्तव में वो है बिहारी के यहाँ। और नवीन प्रसंगोद भावना का मतलब होता है अपनी कल्पना क्षमता के द्वारा, कल्पना शक्ति के द्वारा ऐसे ऐसे नवीन प्रसंगों की सृष्टि कर देना, उद्भावना कर देना, सृष्टि कर देना जो नितांत नूतन है, जिनका पहले प्रयोग ही नहीं हुआ है। अब देखो, कृष्ण भक्ति पर तो बहुत सारे कवियों ने लिखा है, इन्होंने भी कुछ दोहे लिखे हैं। अब एक दोहा इनका ऐसा है बिहारी का, ऐसे तो बहुत जगह नवीन प्रसंगोद भावना है, लेकिन इनका डिगत पान डिगुलात गिरी लखी सब्रज बेहाल कपि किशोरी दरस के खरे ल जाने लाल। कि वो इंद्र के प्रकोप से बारिश हो रही है, उससे बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है। वैसे जन्माष्टमी की कृष्ण जी की बात चल रही है, कब है जन्माष्टमी? कल है ना। तो डिगत पान डिगुलात गिरी, और उस पूरे गोवर्धन के नीचे पूरा ब्रजमंडल है। तो गोवर्धन से मुझे याद आया कि यदि मैं आज रात गोवर्धन निकल गया परिक्रमा देने, तो फिर कल की क्लास केवल आपकी व्याकरण की होगी 3 घंटे की। छुट्टी तो मत लो, छुट्टी तो बहुत हो गई। सुबह सुबह आना 7 से 10, और हैं परिक्रमा देने जाओगे? परिक्रमा देनी चाहिए आपको जन्माष्टमी के दिन, पर मैं श्योर नहीं हूं। यदि मैं चला गया तो कह रहा हूं, देखो, क्योंकि अब ठीक है, ये ऐसे ही याद आते हैं त्योहार वगैरह। अब देखो, पूरे लोग उसके पहाड़ के नीचे आ गए, ठीक है। अब पहाड़ के नीचे तो राधा जी भी आ गई, और देखो कृष्ण को किसी और से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन राधा जी को पास में नहीं आना चाहिए, तो उसमें रोमांच हो गया। रोमांच होते ही कंपन, सात्विक अनुभव काम करता है। वे पथु कांप गए कृष्ण जी, और कृष्ण जी कांप गए तो कृष्ण जी का हाथ नहीं कांपेगा, तो उंगली नहीं कांपेगी। अब यदि उंगली कांप गई ऐसे, तो पहाड़ पूरा कांप गया, और पूरे पहाड़ को कांपते हुए देखकर पूरे ब्रजवासी कांप गए। यार, यहां तो जान बचेगी कि मरेंगे? अब ये गिरेगा और सब दबेंगे। तो कपि किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। और जब ये प्रतिक्रिया लोगों की देखी, तो कृष्ण जी स्वयं पर लज्जित हो गए। अब ऐसी कल्पना कहां से लाओगे आप, बताओ? कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैने में सो बात। अब बताओ, ऐसी कल्पना कहां से ले आओगे आप कि पूरे घर के लोग उपस्थित हैं, सब छत पर बैठे हैं, कोई नीचे है, सामने प्रेमी का घर है, छत पर आंखों में पूरी बातें हो रही हैं। काई का अनुभव है ये लगता है ऐसा है कि भरे भुवन में करत है, कि बात आ रही है, कर रहे हैं, इशारे चल रहे हैं। इशारों की भाषा कभी भी वाचिक अनुभव नहीं होता, ध्यान रखना। इशारे की भाषा या कहे कि नेत्रों की भाषा, ये सब कायिक अनुभव है। अब बताओ, एक दोहा जैसे छोटे से छंद में 8 मनोभावों की सृष्टि कर देना, कहना, मना करना, रीझना, खींचना, नेत्रों का मिलना, लज्जित होना। अब आप देख लो, क्या बिहारी ने गागर में सागर नहीं भर दिया कि दोहा जैसे छोटे छंद में इतने प्रकार के हाव मनोभावों की सृष्टि कर देना, वो इतनी बड़ी बात है
कि ग्रियर्सन जैसे समीक्षक, ये लोग तो अंग्रेज लोग, हालांकि ग्रियर्सन तो आयरलैंड के निवासी थे, आयरिश थे, पर ये लोग पता है यहां क्या कहकर जा रहे हैं कि अरे भाई ऐसी एक रचना तो जो बिहारी सतसई है, अब पूरे यूरोप को खंगाल लो आप, पूरे यूरोप की किसी भी भाषा में ऐसी श्रृंगारिक रचना नहीं लिखी गई जैसी एक बिहारी सतसई है। सोचो, ये उसी के कान पर थप्पड़ है जो ये लॉर्ड कर्जन बोलता है कि ज्ञान का अंतिम स्रोत हमारे वहां है। अरे तुम हमारी एक बिहारी सतसई जैसी नायिका ला के दिखा दो, ऐसी अदाएं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू, तुम ऐसे बोलते रहोगे अंग्रेजी में, और यहाँ नायिका अपनी अदाओं से क्या कर जाती है। आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने बिहारी सतसई को नायिका की अदाओं का खजाना कहा है। इन्हें किसी को रिझाना हो ना तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आप बिहारी सतसई के 10 दोहे को पढ़ लो। हाँ, कैसे बाल फेर के निकल जाना, कैसे, आप पढ़ो तो सही रचनाओं को। बिहारी सतसई यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी आके क्लास में बैठ जाते हैं। अरे तुम तो यार हिंदी के नहीं हो गुरु जी, उससे क्या फर्क पड़ता है, बिहारी सतसई पढ़ने आए। तो सतसई की लोकप्रियता की दीवानगी है भाई। और रसिक लोग जो होते हैं ना, उनके लिए तो कहते हैं गीता है ये। ध्यान देना, गीता से क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं ना, वो एक तो ये ध्यान रखना कि कुरुक्षेत्र को भदंत आनंद कौशल्या ने आधुनिक युग की गीता कहा है, पर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रसिक जनों की गीता कहलाती है तो बिहारी सतसई। तो इसका सही उत्तर कर दो आप। नवीन प्रसंगोद्भावना का अभाव नहीं है, तो एक ही इसका उत्तर हो जाएगा। केशवदास की संवाद योजना की विशेषता नहीं है पात्रानुकूलता, जो जैसा पात्र है वो वैसा ही बोलता है, मनोभावों के अनुकूल है? सुदामा जब जाएगा तो ये गाना सुनते हो आप कि अरे द्वारपालो, बेचारा रिक्वेस्ट ही तो कर सकता है, ये ऐसे कह सकता है अरे द्वारपालो जाओ कह दो कन्हैया से आया है सुदामा। अरे तू दीनहीन लाचार है, तू तो ऐसे ही बोलेगा जैसे लाचार में। तो जो पात्र जैसा है उसका, वो केशवदास का वैसे ही बोलता है। और राजनीतिक दांवपेच तो कितनी प्रबल है, मैंने आपको पूरा केशवदास पढ़ाया। क्लिष्टता और गत्यात्मकता और वाक्पटुता और संक्षिप्तता संवाद योजना की विशेषताओं में सब कुछ है, और जो नहीं है वो ये क्लिष्ट नहीं है। केशवदास की संवाद योजना वास्तव में आसान है, इसके अलावा बाकी सब कुछ क्लिष्ट है। और केशवदास की संवाद योजना जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी रचना की पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं हम रामचंद्रिका की। और रामचंद्रिका में ये जो है राजनीतिक दांवपेच, रामचंद्र शुक्ल फिदा हो गया इस पर कि राजनीतिक दांवपेच का जैसा आभास हम यहाँ पाते हैं वैसा तो कहीं नहीं पाते हैं। दरबारों में कैसे कूटनीति होती है, कैसे षड्यंत्र चलते हैं, इस बात को तो बेचारा तुलसीदास भी नहीं जानता, क्योंकि तुलसीदास तो कभी दरबारों में गए नहीं। तो उनके रामचरितमानस के संवादों में ये विशेषता नहीं मिलती, दरबारी दांवपेच वगैरह। वहां तो तोड़ जोड़ की राजनीति चलती है, जैसे अपने यहाँ कोचिंगों में चलती है, इसको जोड़ लें उसको तोड़ लें। और जब पता चला रावण को कि तो अंगद है, ये तो बाली का बेटा है, यदि तेरे पक्ष में आ गया तो फिर राम की क्या हैसियत, हम हरा देंगे राम को। लेकिन अंगद उनके बहकावे में किसी प्रकार से नहीं आता है ना, वो सब घटनाक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। और ध्यान रहे, केशवदास की राजनीतिक दांवपेच के संदर्भ में ही आलोचक विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। कोर्ट, दरबार, दरबार का कवि कौन है? केशवदास। किसने कहा? आलोचक विजयपाल सिंह ने कहा है। अक्षर मन को हरे बहुरी अक्षर ही भावे, रूप अक्षराती ताई अक्षर बतावे। ये भाषातीत अर्थ की पकड़ है। अक्षर अक्षर जहां भी लिखे आ जाए समझ लो कि यह है घनानंद की पंक्ति। तत्वबोध बोरानी में अक्षर गति अक्षर लहे। अक्षर मन को हरण करता है, अक्षर बहुत बुरा है, यह मन को छल लेता है, पर भावों की अभिव्यक्ति के लिए फिर भी अक्षर का माध्यम लेना ही पड़ता है। तो ये पंक्ति अरितिमुक्त कविता के प्रतिनिधि अग्रणी कवि घनानंद द्वारा रचित है।
इसी को बोलते हैं भाषातीत अर्थ की पकड़। जो भाषा से परे है उसकी भी पकड़ एक विरही पागल व्यक्ति ही कर सकता है, और वो घनानंद है। चिंतामणि त्रिपाठी के संदर्भ में कौन सा ही कथन सही नहीं है? चिंतामणि, और देखो इनका एक नाम और मिलता है उपनाम की, मणिलाल, मणिमाल। तो मणिमाल, मणिलाल, इन नामों से कौन लिखते? तो मणिमाल ज़्यादा प्रयुक्त है। चिंतामणि है ना, तो मणिमाल, तो मणिमाल इन्हीं को कहा जाता है। तो चिंतामणि त्रिपाठी की भाषा ललित सानुप्रास में होती थी। पूछ रहा है कि नहीं है। चिंतामणि नागपुर के भोंसले राजा मकरंद शाह के आश्रय में थे। भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा रही है। चिंतामणि ने काव्य के सभी अंगों पर ना लिखकर केवल रस का विवेचन किया है, क्योंकि रसवादी आचार्य गलत। एक बात तो मैंने आपको पहले भी कहा कि देखो, इस चीज से आप तय नहीं करोगे कि कोई आदमी अलंकारवादी आचार्य है तो केवल अलंकारों पर लिखेगा। कोई व्यक्ति रसवादी आचार्य है तो वह रस पर ही लिखेगा, ये आधार नहीं होता। वो लिखेगा सब पर, लेकिन जिसको महत्व देगा ज्यादा वो उसी प्रकार का आचार्य हो जाएगा। यदि ऐसे आप मानोगे तो केशवदास हिंदी का पहला अलंकारवादी आचार्य है, तो फिर तो उनको रस पर लिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन उनका तो पहला ही काव्यांग ग्रंथ रसिक प्रिया है जो रस पर लिखा है 1591, 1591। फिर कवि प्रिया तो उन्होंने 1601 में लिखा। हालांकि 1601 में ही उन्होंने रामचंद्रिका लिखा, लेकिन वो तो रीति विषयक ग्रंथ नहीं है, वो कवि प्रिया के बाद में है रामचंद्रिका, है ना। असल में बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि मैं हूं रसवादी आचार्य, तो मैंने रस पर भी लिखा, अलंकार पर भी लिखा, और लिख करके ये बताया कि अलंकार तुझसे बेहतर रस है। तब मैं कौन हूं? रसवादी आचार्य। क्योंकि आप देखो, ये बात सही है कि चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी का पहला रसवादी, हिंदी का पहला ध्वनिवादी आचार्य है। रस और ध्वनि एक दूसरे के समानार्थी पूरक है, विरोधी नहीं है। लेकिन इन्होंने केवल रस पर ही लिखा है। तो कविकुल कल्पतरु क्या है? कविकुल कल्पतरु जो इनकी रचना है चिंतामणि त्रिपाठी की, वह तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और सर्वांग निरूपक ग्रंथ तो वो होता है जिसमें रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, प्रभेद सभी शामिल हो। इसलिए इसका चौथा ही विकल्प गलत हो जाएगा। बाकी रीतिकाल की जो भाषा है वो तो ब्रजभाषा ही है। और ये पूछे ब्रजभाषा भी कौन सी, ठेठ या साहित्यिक? तो साहित्यिक। और साहित्यिक ब्रजभाषा का मायना होता है संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को विवेचित करते हुए अपना प्रसिद्ध कथन कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है? बताओ किसको कहा? घनानंद को? ध्यान रहे, इसका सही उत्तर है बिहारी। बिहारी की बिहारी सतसई का विश्लेषण करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने अपने कुछ बड़े चर्चित वक्तव्य दिए हैं, और ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है जो किसी न किसी परीक्षा में नहीं आया हो। एक तो रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि सतसई परंपरा का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। यहीं पर उन्होंने तुलना करते हुए, बिहारी सतसई का विश्लेषण करते हुए, मुक्तक और प्रबंध का जो अंतर प्रसिद्ध ऐतिहासिक वक्तव्य है वो यहीं पर दिया है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली की भांति है तो मुक्तक काव्य फूलों का चुना हुआ गुलदस्ता है। ये बिहारी सतसई की विवेचना करते उन्होंने कहा। और ये भी कहा इन्होंने कि श्रृंगार रस की प्रौढ़तम कृति है, और कहा रामचंद्र शुक्ल ने कि एक रचना लिख करके अमर हो गया हिंदी में। वो कौन है? वो बिहारी है। जो देव, जिसने बेहतर रचनाएं लिखी, उस देव पर भारी पड़ गया। इनका एक एक दोहा अपने आप में एक एक रचना जैसी हो गई। बिहारी सतसई के बारे में कहा कि यह तथ्य इस बात का स्पष्ट निर्धारण कर रहा है किसी भी रचनाकार का यश उसकी रचनाओं के परिणाम अलग शब्द है, परिमाण अलग शब्द है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, परिणाम तो होता है फल, रिजल्ट। तो किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के
परिमाण पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, मात्रात्मक अधिकता महत्वपूर्ण चीज नहीं है, महत्वपूर्ण चीज है गुणवत्ता, है ना। आप पूछ लेंगे कि ये बात किसके लिए कही है, तो ये भी बिहारी सतसई के लिए कही है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल बहुत निष्पक्ष निर्णय देते हैं अपने कई जगह। यहाँ भी इन्होंने कहा कि जो बिहारी है इनकी कविता तो श्रृंगारी है, लेकिन इनका जो श्रृंगार है वो प्रेम की उच्च भाव भूमि पर विचरण नहीं करता। किसकी श्रृंगारिक चेतना, किसकी सौंदर्य चेतना प्रेम की उच्च भाव भूमि पर विचरण करती है, वो है घनानंद। कवि दोनों ही श्रृंगारिक हैं, चाहे बिहारी हो चाहे घनानंद, लेकिन बिहारी का प्रेम, वो तो बिहारी का प्रेम तो कैसा है, एक खेल है, लुका छिपी का खेल है, एक खेलो प्रेम चौगान। बिहारी ने प्रेम को चौगान के खेल की तरह बताया है कि ये तो खेल है। लेकिन घनानंद के लिए प्रेम का मतलब है एक अनिर्वचनीय पीड़ा, दर्द की तड़प और अपने को केवल दर्द में सहते चले जाना, इसका नाम प्रेम है। तो घनानंद ने तो कहा कि रहन दिन घुटबे करे प्राण, जर आंखियां दुखियां झरनासी। तो दोनों की प्रेम दृष्टि में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 82, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किस कवि को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा? जैसी विशुद्ध आपको साहित्यिक ब्रजभाषा बिहारी में मिलेगी वैसी कहीं नहीं मिलेगी। प्रश्न को ध्यान रखना, यदि सवाल सीधे सीधे केवल यही आए कि रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कौन है, तो पद्माकर को हलो कर दो। कविराज शिरोमणि पद्माकर। कौन बनता है प्रतिनिधि कवि? वो बनता है जिसके उस कालखंड की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो जिस एक कवि में सबसे ज्यादा मिल जाए वो बनता है प्रतिनिधि। प्रवर्तक तो वो होता है जो उस परंपरा का सूत्रपात करता है, प्रतिनिधि वो होता है जो उस पूरे कालखंड की प्रवृत्तियां उसमें शामिल होती है। अब जैसे रीतिकाल की सबसे प्रधान प्रवृत्ति तो है श्रृंगार, है ना भाई। भाव योजना में तो श्रृंगार ही है। हाँ, कला पक्ष में जाओगे कि सबसे प्रधान क्या है? अलंकार। तभी तो कहा मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, तभी तो कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कि श्रृंगार काल, है ना। तो सबसे प्रधान मनोवृत्ति श्रृंगार है, उसके अलावा भक्ति भी है, नीति भी है, वीररस भी है। अब आप कहोगे कि बिहारी सतसई में तो हम पढ़ते ही हैं कि भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। हाँ हुई है, लेकिन भक्ति नीति और श्रृंगार की वीर रस का कोई भी दोहा या तो आप साबित कर दो कि 713 दोहों में श्रीमान ये एक ऐसा दोहा है जो वीर रस का है। पहली बात तो ये कि एक दोहे के आधार पर तो कुछ निर्णय होता भी नहीं है, पर यदि आप एक दोहा भी खोज पाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 713 दोहों को मैंने सैकड़ों बार पढ़ रखा है, उसमें एक भी वीर रस का दोहा नहीं है। इसलिए पूर्वाग्रह मानसिकता नहीं बनानी है कि त्रिवेणी आते ही लपेट के लेंगे दम। आजा बिहारी, ये देखो कि भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी है या भक्ति श्रृंगार और वीरस की त्रिवेणी है, तब आ जाएगा पद्माकर। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कल भी एक वाक्य गया है कि इनमें भक्ति वीर और श्रृंगार के सच्चे अंग विद्यमान है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये बात किसके लिए कही है? पद्माकर के लिए। और ऐसा नहीं है पद्माकर के यहाँ नीति नहीं है, पद्माकर के यहाँ तो नीति भी है। भक्ति नीति श्रृंगार वीरस सभी का मिला जुला रूप आप पद्माकर के यहाँ देख सकते हो। रीतिबद्ध कविता के प्रतिनिधि कवि कौन है? तब तो उत्तर ही पद्माकर आएगा। रीति सिद्ध कविता के प्रतिनिधि कवि कौन है? तब उत्तर ही बिहारी आएगा। रीति मुक्त कविता के प्रतिनिधि कवि कौन है? तब उत्तर ही घनानंद आएगा। एक प्रश्न आ जाए कि वीर रस के दृष्टिकोण से रीतिकाल के किस कवि को प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है? अब उत्तर भूषण आएगा। वीर रस में और भी लोगों ने कविता लिखी है। हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर की वीर रस की फड़कती हुई रचना है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश लिखा, सूदन ने सुजान चरित लिखा, मुरलीधर ने जंगनामा लिखा, और भी कई रचनाएं वीर रस की लिखी गई है। या कि जो हम्मी रट रचना ग्वाल और ग्वाल से ज्यादा चर्चित चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखी, वो भी वीर रस की रचना है। लेकिन प्रतिनिधि वीर रस में कौन होंगे? भूषण होंगे।
इसलिए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार, अब एक बार क्वेश्चन आया यहाँ एमए एंट्रेंस एग्जाम में आया, राजस्थान यूनिवर्सिटी का था, कि रीति काल की व्यापक मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किस कवि को रीति काल का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। और व्यापक मनोवृत्ति कौन सी है? श्रृंगार। भाई सबसे व्यापक मनोवृत्ति श्रृंगार है, और श्रृंगार को ध्यान में रखकर उत्तर एक ही आएगा, और वो कौन है? वो उसका उत्तर है बिहारी। तो प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उत्तर दो, और इसके, और ये तो ध्यान रखेंगे कि प्रतिनिधि सृष्टा काव्य भाषा के संदर्भ में, तो उत्तर हो जाएगा बिहारी। ये है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों को, टोटल कितने कवि डिस्कस किए हैं रीतिकाल के? टोटल कवि 103, क्योंकि रीति ग्रंथकार कवियों में तो 1 से 57 तक काउंट किया है, और 46 किया है उन्होंने अन्य रीति के अन्य कवि। टोटल 103 कवियों में से रामचंद्र शुक्ल ने केवल 2 कवियों के लिए कहा है कि ये सर्वप्रिय कवि हैं, जो जनसाधारण में प्रचलित हुए सर्वप्रिय कवि। या तो उन्होंने बिहारी के लिए कहा है, या उन्होंने पद्माकर के लिए कहा है। तो 82 का सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 83, जिस बात को ये जिस ढंग से, चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो, कहना चाहते थे, उस बात की उसी ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। ये ऊंचे दर्जे के कवि थे भिखारी दास। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात किसके लिए कही है? भिखारी दास। और याद करो भिखारी दास की वे 3 पंक्तियां जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जमकर बैठी हुई है। काव्य निर्णय इनका वो ग्रंथ है जो सर्वांग निरूपक है, और साहित्य शास्त्र पर लिखा गया रीति काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा माना गया? काव्य निर्णय माना गया। काव्य निर्णय की पंक्ति है कि ब्रजभाषा हेत ब्रजवासी न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की वाणी हूं सो जानिए। अरे तो ब्रजभाषा में लिखने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि ब्रज प्रदेश में रहूंगा। और याद करो, आगे के सुकवि रिझे हैं तो सुकविताई, नहीं तो राधिका कन्हई को सुमरिन को बहानो है। इसने तो कहा है भिखारी दास ने। और वो याद करो, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये सब कहने वाले कौन हैं? भिखारी दास। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, इनकी बहुत चर्चित रचना है। काव्य निर्णय तो कई बार पूछी गई रचना है। रीतिकाल के कौन से कवि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे? तो आप बहुत आसानी से जानते हो कि मीर मुंशी कौन? दीवान, वित्त विभाग के संचालक, रोकड़िया, खजांची, आय व्यय का हिसाब रखने वाला दीवान कहलाता है। अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री से जुड़ी हुई पोस्ट मान लो इसको आप। तो जब ये वित्त मंत्री थे, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे गणानंद, तभी तो सुजान का पूरा ध्यान वित्त मंत्री पर रहता था। और वित्त मंत्री ने जैसे इस्तीफा दिया कि सुजान तुम भी मेरे साथ चलो, हु आर यू, तुम कौन हो? बड़ी प्रैक्टिकल महिला रही है सुजान, और सही है, क्योंकि ऐसे ही लोगों की आजकल जिंदगी, ज्यादा भावनाओं में जीवन जीने वाला तो बेटा रोता रहे। जैसे वो आषाढ़ के एक दिन की वो मल्लिका बोलती रहती है अपनी माँ से, मैंने भावना में भावना का वर्ण कर लिया। अंबिका कहती है, मैं पूछती हूँ कि भावना से रोटी मिलती है खाने को? भावना रोटी दे देगी फिर? तो भावना में भावना का वर्ण करना सब बकवास की चीजें हैं। ऐसे बनो प्रैक्टिकल। कैसे? जैसे सुजान है ना। अच्छा, सुजान थी इसके पास और इसके पास थी सुभान। ये थोड़ा सा नाम का और अंतर ध्यान रखना। इसकी है सुजान। द्विजदेव तो खुद राजा महाराजा है, ये किसी से क्या परमिशन लेगा? ये तो अयोध्या के राजा मान सिंह थे। और आलम है ना, आलम, इसकी थी शेख भनीती, इसका भी घर बस गया। अब शेख भनीती नाम से रचना लिखी है, फिर इन्होंने आलम के लिए मिलकर के, वैसे थी तो रंगरेजिन। हाँ, अच्छा, आलम तो ब्राह्मण थे, आलम तो ब्राह्मण थे, लेकिन इसको प्रेम हो गया था इससे, रंगरेजिन से हो गया था। कहां सुभान अल्लाह, नहीं, रंगरेजिन से हो गया था। अब यह आलम का पहले ब्राह्मण नाम था, वो क्या मिलता है पता नहीं। अब वो
आलम ने कहा कि यार इंटेलिजेंट लड़की है और बुद्धिमान है और सुंदर अलग है, तो शादी वादी हो जाए। तो उसने कह दिया बोले शादी बिल्कुल कल ही कर लो, पर मस्जिद में होगी, कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये शर्त लगा देती है। हिंदू करेगा शादी मुस्लिम लड़की से तो वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि मंदिर चलना है, घंटी बजानी है ना। यहाँ तो टर्म ऑफ कंडीशन है ना। तो भाई ने सोचा अरे जाति पाति धर्म में क्या रखा, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेमी खुदा है, प्रेमी राम है, प्रेमी रहीम है, लेकिन प्रेम राम रहीम नहीं है। मैंने अलग अलग कहा है ना। अब आप देख लो, एक प्रश्न आया हुआ है, मजाक नहीं है, कई बार बेहद स्टूपिड टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली सरकार पूछ चुकी है। दिल्ली सरकार, बहुत बड़ा नाम है दिल्ली सरकार, पूछ लिया क्वेश्चन की कौन सा रीति मुक्त कवि पहले ब्राह्मण था बाद में वो मुसलमान बना। ये है आलम। एक बार क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सा कृष्ण भक्त कवि है जो प्रारंभ में एक बनिया के लड़के से प्रेम करता था। बताओ क्या साबित करना चाहते हैं कि कृष्ण भक्त को ये गे है। देखो रस खान एक साहूकार के लड़के से प्रेम करता था, बाद में किसी ने कहा बावड़ा तू खुद ही जेंट से वो जेंट से यार, तो एक काम करना उससे प्रेम करता है तू उसको कृष्ण मान ले फिर प्रेम कर। तो वही उसी लड़के का प्रेम है ना, वो कृष्ण में रूपांतरित हो गया, कृष्ण प्रेम में। तो ये है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बेचारा यही एक ऐसा है जिसके भाग में प्रेम का सुख नहीं बदा था। तड़प तड़प के मर गया सुभान, ये सुजान आई कहां। अच्छा सुभान तो चाहती थी बोधा को, मेरा बोधा। बोधा कहता था ए मेरी सुभान, राजा के चली गई बात या कान। ओ मेरे दरबार में तुम इश्क फरमा रहे हो। अरे राजाओं का मामला इतना बकवास रहा है, अरे तुम रानियों को रखो, दासियों को तो दासों को छोड़ दो भाई। है दासी तुम्हारी रानी तुम्हारी, तो बेचारे और लोग कहाँ गए, उनको भी तो घर बसाना है। अब बताओ। और जैसे मालूम चला पन्ना नरेश क्षेत्र सिंह को, क्षेत्र सिंह खेत सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, निकल मेरे यहाँ से दरबार से बाहर, और निकल गया। नहीं होता कोई हमारे जैसा अरे महाराज वो तो मैंने ऐसे ही देख लिया गलती से, बाकी प्रभु आपके चरणों के अलावा कहाँ जगह, क्योंकि रोजी रोटी चल रही है वहां से। अभी सरकार का एक मेमो आ जाता है तो भागे दौड़ते हैं, नौकरी बच जाए कोई तरीके से। अया बोधा ने कहा सुन रे बुद्धि सेन नाम है मेरा। बोधा तो तू प्यार से बोल देता है। आय बुद्धि सेन की बात सुन कि दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान का, आपको होना चाहिए ताकि बाप को होना चाहिए, रख अपना घर मैं जा रहा हूं। और बेचारा गया और जंगल में बैठकर एक रचना लिखी, नाम था विरह बारिश। खूब बारिश करवाई विरह की। और उसको जब पढ़ा राजा ने तो बोले वेलकम वेलकम माय इंडिया। आपने घर में वापस बुला लिया, और जब वापस आया दरबार में दूर से कहा कि बोधा मैं तुझसे बहुत खुश हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। और इसी हाजिर जवाबी से उसकी शादी हो गई कि तुम मेरे अल्लाह हो, मुझे मेरी सुभान दे दो। और सुभान तो पहले से ही तैयार थी, सब तैयार थे, ये क्यों नहीं थी, ये कमीनी थी। कौन थी ये, कमीनी थी ये नहीं। लेकिन सुनो एक बात और है, इस सुजान ने लेकिन एक ऐसा हीरा पैदा कर दिया, वरना तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस कवि में जितना ज्यादा दर्द होता है वह उतनी ही महान कविता देता है। यदि सुजान इसकी हाँ में हाँ कर देती तो घनानंद एक बहुत बड़े कवि तो नहीं बन पाते। फिर रोजी रोटी का चक्कर रहता, फिर कमा के लाओ खाओ, कविता कब करेगा। खैर चलो, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। अब बताओ इसमें उत्तर घनानंद होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब शुक्ल जी तो तगड़े खिलाड़ी हैं, यही तो बच्चा कंफ्यूज होता है। अब इतना सुनने के बाद वो क्या करेगा, भाई भाई घनानंद, लेकिन नहीं, इसका उत्तर क्या है, आलम। आलम के लिए कहा इन्होंने। वरना आप बताओ ये क्वेश्चन आ जाए तो राजस्थान के 98% विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे घनानंद। क्यों कि अरे प्रेम की पीर शब्द ही आ गया है। और आगे देखो इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भाई घनानंद है। भाई घर आकर जब शुक्ल का इतिहास खोलेंगे, बोला भाई पहले तो घनानंद था, अब ये आलम कैसे छप गया। तो ये बात इन्होंने आलम के लिए कही है, ध्यान रखना।
और ठाकुर के लिए भी कहिए कि ये बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। तो इसका उत्तर आलम है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचना नहीं है। सुनीति प्रकाश, चंडी चरित, बुद्धि सागर सब लिखी, लेकिन जो जंगनामा रचना है ये तो श्रीधर या मुरलीधर की है, और श्रीधर और मुरलीधर दोनों नाम एक ही हैं। हाँ, ये जो चंडी चरित है ये संस्कृत की रचना है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। बहुत ही ओजस्वी रचना है। दुर्गा सप्तशती का वो वीर छंद आता है ना एक, यदि आपने गुलाल पिक्चर देखी हो, गुलाल, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति पर ही तो बनाई है गुलाल फिल्म, तो उसमें भी वो वीर रस का छंद चलता रहता है, एक वो पंडित नुमा वो पढ़ता रहता है छंद, वो उसी का दुर्गा सप्तशती का ही है। क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार DSSC PGT में आया कि गुरु गोविंद सिंह ने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद जो किया है वो किस नाम से किया है, तो चंडी चरित वीर रस की बहुत ही ओजस्वी रचना है। यह गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक। विचित्र नाटक क्या है? आत्मकथा। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। और यो औरंगजेब की कमियों को गिनाते हुए उन्होंने एक बहुत लंबी चिट्ठी पत्री लिखी, जो कम से कम 12 फुट लंबी होगी, इतना लंबा लेटर लिखा। उसका नाम था जफरनामा, है ना। और जफरनामा के नाम से मैंने आपको यह भी बताया कि एक सबसे ज्यादा सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखने वाला यहीं के हैं आपके राजस्थान में, सीकर की फतेहपुर तहसील है, फतेहपुर, है ना, वो फतेहपुर सीकरी अलग है, फतेहपुर तहसील के हैं। नियामत का जान कवि जो कायम खानी मुसलमान परिवार में पैदा हुए, उन्होंने भी जफरनामा नाम से एक रचना लिखी है। तो इसका क्या उत्तर लगाया आप? ये मेरे टिकों को तो नहीं कर रहे हो आप, ये मैंने यहाँ भी टिक लगा दिया है। इसका उत्तर करो 4, जंगनामा। ऋतुकालीन कविता की विशेषता नहीं है, अलंकारिकता के प्रति अत्यधिक सजगता तो बिल्कुल भरपूर है। काव्य के अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार की चरम अभिव्यक्ति, चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य। प्रकृति का आलम्बन रूप का सामान्यतः अंकन नहीं मिलता, प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है। अपने सुख दुख को प्रकृति के साथ जोड़कर देखकर प्रकृति का चित्रण करना प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण कहलाता है। उद्दीपन का मतलब ये उद्दीप्त करना, तेज करना। प्रकृति को देख करके आपके मनोभाव, जैसे मान लो हम वियोगी हैं, विरही हैं और कोकिला कूक रही है, और हम कह रहे हैं कि कारी कूक कोकिला, काहे को कूकती, काहे को बैर काटती तू। तो ये पंक्ति घनानंद की है। अब वो कोकिला तो कूक रही है, बैर कहाँ काट रही है, लेकिन कोकिला की आवाज़ सुन करके उसको संयोग काल की मधुर यादें आ रही हैं, तो उसका विरह और ज़्यादा भड़क रहा है। तो ये है प्रकृति का आलम्बन रूप का प्रयोग यहाँ नहीं मिलता, उद्दीपन का मिलता है। आलम्बन रूप तो पहली बार भारतेंदु काल में प्रवेश करता है, और फिर द्विवेदी काल में श्रीधर पाठक बड़े रूप में प्रकृति के आलम्बन रूप को स्थापित करते हैं। ये देखिए, रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है, मनोभावों के अनुरूप काव्य रचना करके स्वच्छंद मार्ग अपनाया, रीति मुक्त स्वच्छंद मार्ग अपनाया और मनोभावों के अनुरूप लिखा है। कोई शास्त्र की परिपाटी से बंध कर नहीं लिखा। कला पक्ष के स्थान पर भाव पक्ष को अधिक महत्व देते हैं रीति मुक्त कवि, जबकि रीतिबद्ध कवि होते तो कला पक्ष को ज़्यादा महत्व देते। काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर काव्य निर्माण कौशल संभव ही नहीं है, और आत्माभिव्यक्ति, रहस्यात्मकता, संगीतात्मकता मिलती है। स्वच्छंदतावादी कविता की विशेषता यही है, जिज्ञासा और कौतूहलता के कारण रहस्यवाद भी वहाँ मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर है 3। काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर काव्य निर्माण कौशल रीतिबद्ध कविता की विशेषता है, रीतिमुक्त कविता का इससे कोई संबंध नहीं है। 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चारों गद्य रचनाकारों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास किन 2 गद्यकारों की भाषा में माना है, किन 2 गद्यकारों की भाषा में। तो ये देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। अब इसमें एक तो पकड़ के बैठ जाओ तो वो तो आप समझ तो गए कि सदाशिव लाल को तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी भाषा साधु और चलती हुई है। पर सदाशिव लाल यहाँ 2 के साथ में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी कि 1 और 3 तो विकल्प नहीं बन रहा। तो सदाशिव लाल और सदल मिश्र, से ऐसे याद कर लो, से पहला महत्व दिया है किसको? सदाशिव लाल को, और दूसरा महत्व दिया है
सदल मिश्र को। और यदि इन्हें कालक्रम से लगाओगे तो कालक्रम से नंबर 1 पर कौन लग जाएगा? ए पर सदा सुखलाल, बे पर क्या लग जाएगा? इंसा अल्लाह खां, से पर क्या लग जाएगा? लल्लू लाल, दे पर क्या लग जाएगा? सदल मिश्र। इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर बाहर जुड़े हुए 4 गद्यकारों को क्रम से लगाओ। तो क्रम से लगा लो, सबसे पहले सदा सुखलाल आएंगे, सबसे अंत में सदल मिश्र आएंगे। तो आगे वाले और सबसे पीछे वाले, इन दोनों की भाषा की प्रशंसा ज्यादा की है। इनमें भी सबसे ज्यादा साधु और चलती हुई भाषा, कि भले ही इसके यहाँ पंडिताऊपना है, सदा सुखलाल के यहाँ पंडिताऊपना है, फिर भी इसकी भाषा साधु और चलती हुई भाषा कही है। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपना है, लल्लू लाल की भाषा में ब्रजभाषापना है, और बच गया ये कौन? इंसा अल्लाह खां, इसकी भाषा तो रंगीन, मुहावरेदार, चुलबुली, चटकीली, मटकीली पना है ना। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय कलकत्ता में हुई, आप जानते हो। इस कॉलेज के प्रिंसिपल अध्यक्ष सर जॉन गिलक्राइस्ट हुआ करते थे। इस कॉलेज के अंदर 2 सरकारी अध्यापक के रूप में नियुक्त थे। ये कौन कौन है? लल्लू लाल और सदल मिश्र। वहां पर सल आएगा, सल है ना, लल्लू लाल और सदल मिश्र। और कॉलेज के बाहर थे वो हैं सदा सुखलाल और दूसरा इंसा अल्लाह खां। पूछते हैं कौन से कॉलेज के अंदर थे, कौन से कॉलेज के बाहर थे। और फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, इसका बड़ा योगदान है आधुनिक हिंदी गद्य का निर्माण। भाई आधुनिक हिंदी गद्य का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू हो गया। अच्छा सुनो, जब आप आधुनिकता की बात करते हैं, और हमारे पास 2 विधाएं हैं, एक गद्य की विधा है, एक पद्य की विधा है ना। मुख्य तौर से गद्य पद्य होता है ना। अब गद्य और पद्य दोनों में से आधुनिकता पहले किस में आती है? गद्य में आती है, क्योंकि गद्य का निर्माण तो आधुनिक काल में 1800 में ही शुरू हो गया था। बल्कि आधुनिक काल का खड़ी बोली का पहला गद्य ग्रंथ कौन सा है? लल्लू लाल का प्रेम सागर है ना। गद्य के ग्रंथों में, खड़ी बोली में मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझाए हैं कि खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ वो तो गंग कवि का है, चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे, गंग। और खड़ी बोली गद्य का पहला प्रौढ़ या परिमार्जित, पहला प्रौढ़ या परिमार्जित गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ 1741, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। और आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? लल्लू लाल का प्रेम सागर। तो ये चेक कर दिया आपने, इसका क्या किया है? 2। बिहारी सत्से के प्रथम टीकाकार कौन है? कृष्ण कवि। निरंजन कृष्ण कवि दत्तक पुत्र हैं, कृष्ण कवि के नाम से विख्यात हुए। ये बिहारी के दत्तक पुत्र हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इन्होंने बिहारी के दोहा छंद को सवैया छंद में तब्दील कर दिया, जबकि अंबिका दत्त व्यास ने रौला छंद में तब्दील कर दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुंडलियां छंद में कर दिया, और लल्लू लाल ने भी क्या लिखी है कोई टीका? लल्लू लाल की लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। भिखारी दास के आश्रयदाता रहे हैं कौन? हिंदुपत सिंह। इसी को हिंदुपत बोल देते हैं, हिंदुपत सिंह। अरे 91 में 1 कर दो भाई, 91 में 1 और 92। रस पीयूष निधि बहुत चर्चित रचना है, सोमनाथ की है। रस पीयूष निधि कई बार पूछी गई रचना है। तो 92 का सही उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 93 अभी हम बात कर रहे थे। ब्रजभाषा हित ब्रजवासी ने अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की वाणी सो जानिए। इन पंक्ति के रचनाकार कौन हो गए? है ना, भिखारी दास। बल्कि ये पंक्तियां काव्य निर्णय से उद्धृत है। एक बार नेट में आया था ये काव्य निर्णय। वे बनमाल ये लगिए अरु है मुरली अदरा रस लीजिए पंक्ति के प्रयोक्ता हैं। कौन है पंक्ति के प्रयोक्ता? मतीराम। किस म्यूजिक की आवाज आ रही है? शायद जन्माष्टमी की आ रही है आवाज।
संगीत ही है केवल। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण जन्माष्टमी से मुझे एक बात याद आ रही है कि घर घर में कृष्ण जी की तस्वीर मिल जाती है, राम जी की थोड़ी कम मिलती है। क्या कारण है इसका? लोक मंगल से ज्यादा लोक रंजन महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो दोनों बराबर हैं। अच्छा कृष्ण जी को अधिक लाइक क्यों करते हैं? क्योंकि एक के अलावा सभी कृष्ण जी को लाइक करता है। हम भी करते हैं। हम तो कृष्ण जी से प्रेम ऐसे कर लेते हैं कि भैया जीवात्मा है, परमात्मा है। लड़कियां तो डबल तरीके से कर सकती है क्योंकि वो तो जीवात्मा स्क्वायर हैं। बताओ बच्चे लोगों, आपके तो यहाँ राम भक्ति साहित्य भी है, कृष्ण भक्ति साहित्य भी है। क्या लगता है आपको? अच्छा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में से सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार पूरे विश्व के स्तर पर किसका ज्यादा हुआ है? हैं? कृष्ण भक्ति का हुआ है। कल भी एक पिक्चर आ रही थी पूरब और पश्चिम, यदि आपने देखी हो तो। अब पूरब और पश्चिम में हरे कृष्णा वो विदेशी महिलाएं डांस करते थे, ओ माई कृष्णा, ओ माई लॉर्ड, माई कृष्णा। क्या कारण है? खूब बोलती है। हाँ, अरे बहुत सारी कान्हाओं से शादी भी कर लेती हैं। बाद में पता चलता है कि जिस कान्हा को कान्हा मानकर शादी की है वो छुर्री मास्टर है। बताओ तो सही, इसका उत्तर दो तो कुछ तो भारतवासी तो हो, ये थोड़ी है कि भारत से बाहर के हो। क्या कारण है कि कृष्ण जी के पोस्टर ज्यादा मिल जाएंगे? आस्था शायद ज्यादा है कृष्ण जी बजाय राम जी के हैं, विशेषकर लड़कियां। बताओ। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम का पालन करना कठिन है। और फिर मर्यादाओं के पालन में तो श्री राम जी को सीता जी भी त्यागनी पड़ी, और लड़कियां भयभीत हैं, त्यागने में विश्वास नहीं है। कृष्ण जी ने किसी को अपनाया नहीं तो त्यागा भी नहीं। पीछे पीछे पड़ी रहो, घूमती रहो, लास्ट में मिल जाओ, मिल गए। अरे बाद में कृष्ण जी ने जब द्वारिका बसाई थी ना, तो सभी गोपियों को वृंदावन से भाई चलो अब तुम द्वारिका में रहो आराम से। तो शायद एक बड़ा कारण ये भी रहा हो। मर्यादा वाला पॉइंट अच्छा उठाया है। मर्यादा पालन करना बहुत कठिन काम है। गोपियां क्या? गोपियां क्या वहां चली गई? अरे गोप भी साथ ही चले गए गोपियों के यार। गोप भी, असल में गोप भी तो जानता है कि हम भी जीवात्मा ही हैं, हमारा भी प्रेमी कृष्ण ही है ना। वहाँ ऐसे विभाजन नहीं था। वहाँ तो गोपी की सास भी, गोपी का पति भी, खुद गोपी भी, सब कृष्ण में था, है ना। और लिबरल है वहाँ, छूट है, और छूट दे रखी थी वहाँ। तुम लोगों की थोड़ी होगी शादी हो गई तो पत्नी को पकड़ के बैठ गए, उसको आज़ादी नहीं, जीवन नहीं, कभी वो कहीं घूम फिर नहीं सकती है। तो वहाँ तो लिबरल है। इसलिए तो है कि सूर की जो गोपियाँ हैं वो स्वच्छंद है ना, स्वच्छंद चेतना मिलती है वहाँ। और स्त्री विमर्श को तलाश करोगे तो यहाँ कहाँ? राम भक्ति साहित्य में नहीं मिलेगा आपको स्त्री विमर्श, कृष्ण भक्ति साहित्य मिलेगा। एक तो ये ध्यान रखना, इनकी दो ही पंक्ति हैं मतिराम की जो परीक्षा में आ सकती है। एक तो ये अकृत्रिम भावों के लिए विख्यात है। मतिराम किस धारा के कवि हैं? बद्ध सिद्ध मुक्त में से रीति बद्ध का अवधारा के हैं। दूसरा, कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन को रंग, ऐसे ध्यान कर लेना कि कुंदन को रंग फीको लगे, वो भी मतिराम की चर्चित पंक्ति है। ऋतिकाल का वर्षवर्थ कौन है? ऋतिकाल का वर्षवर्थ सेनापति। त्योहारों के कवि कौन माने जाते हैं? पद्माकर। और प्रकृति चित्रण में किसका मुकाबला नहीं है? सेनापति का। वर्षवर्थ प्रकृति के बहुत बड़े कवि हैं। और छायावाद के वर्षवर्थ है सुमित्रा नंदन पंत, और रीतिकाल के वर्षवर्थ है सेनापति। नवरस तरंग के रचनाकार कौन है? बेनी प्रवीण की काफी चर्चित रचना है नवरस तरंग, ध्यान रखना। और तोष की कौन सी है? तोष की सुधा निधि, है ना। 97 देखो, रीतिकाल में भक्ति भावना श्रृंगार के ही एक अंग के रूप में अभिव्यक्त हुई है। सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। रीतिकालीन भक्ति भावना में धर्म का स्वस्थ और नैतिक रूप देखने को मिलता है? बिल्कुल गलत है।
ए सही है और स्थापना आर गलत है। तो 97 का सही उत्तर है 1। 98 बिहारी के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है। बिहारी का अनुभव चित्रण अद्वितीय है जिसमें रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। ये पूछ रहा है नहीं है कौन सा? बिहारी सस्से की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, ये भी सही है। बिहारी भाषा की सामासिकता और कल्पना की समार शक्ति के लिए विख्यात है, ये भी सही है। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ के रूप में 713 दोहे, और 713 दोहे तो है लेकिन लक्षण ग्रंथ के रूप में तो नहीं मिलता ना, तो इसका चौथा विकल्प हो जाएगा। सरसरी दृष्टिकोण से पढ़ लिया, कह रहे हाँ सही है कि 713 दोहे मिलते हैं, तब तो आप इसे सही कर दोगे। लेकिन लक्षण ग्रंथ के रूप में कहाँ है? लक्षण ग्रंथ के रूप में तो वो लिखेगा ना जो रीतिबद्ध कवि होगा, ये तो रीति सिद्ध कवि है ना। और ध्यान रखना, यदि 713 दोहे विकल्प में नहीं आए तो आपका सेकंड उत्तर फिर होगा 719 दोहे। इसका भी मैंने आपको कारण बताया कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर की टीका लिखी है, वो बिहारी सत्सई की टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर के नाम से, इन्होंने 713 दोहे को स्थान दिया। सबसे प्रमाणिक टीका यही है। बल्कि जगन्नाथ दास से पहले जितनी भी सत्सई पर टीका लिखी गई हैं वो सभी में 719 दोहे को स्थान दिया गया है। इसलिए एक बार KVS PGT में क्वेश्चन आया था, उसमें 719 सही माना, पर जब माना जब 713 विकल्प में नहीं था। 714 भी नहीं चलेगा, कभी निकटवर्ती 714, यहाँ संख्या ही दो है, या तो 713 या तो 719, और यदि ये संख्या नहीं आई तो क्वेश्चन हो गया डिलीट। ये है। वेद कह रही है कि सुखी रहोगे हिंसा के लाल, हिंसा का लाल। ठीक है। 4 99 केशवदास की रचनाओं का सही क्रम लगा दो, कहां दिक्कत है? सबसे पहले रसिक प्रिया 1591 में, कवि प्रिया 1601, उसके बाद 1607, 1612। पहला विकल्प सही है। और कवि प्रिया भी 1601 में, रामचरितमानस भी 1601 में, ओ रामचंद्रिका भी 1601 में है। दोनों को नेट में क्रम से लगवाया था। ध्यान रखना, रामचंद्रिका को बाद में लगाना और कवि प्रिया को पहले लगाना। रचनाएं इनकी रामचंद्र शुक्ल ने 7 मानी है। वैसे 9 रचनाओं के नाम मिलते हैं, लेकिन 3 रचनाएं ही इनकी रीति विषयक रचनाएं। कौन कौन सी? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला। रसिक प्रिया में रस और नायिका भेद है, गुण दोष भी मिल जाते हैं। कुल 16 प्रकाश है, अध्याय का नाम प्रकाश है, जिसके 13 प्रकाश में श्रृंगार रसी है। कवि प्रिया है, उसमें अलंकार ही अलंकार मिलते हैं। छंदमाला में छंद ही छंद मिलते हैं। 99 का 1। और यह है लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। हिंदी का यह छंद निजी आविष्कृत छंद है, जिसे हिंदी का जातीय छंद भी कहा जाता है, वो है कवित्व। निराला का प्रिय छंद है कवित्व। हिंदी की अपनी जमीन का छंद माना जाता है। छायावाद के जो रचनाकार हैं उसमें पंत का प्रिय छंद है, वो है रौला। नंददास का भी प्रिय छंद रौला है। जयशंकर प्रसाद का सखी। जातीय का मतलब है हिंदी का अपना जमीन का छंद, हिंदी का अपना वास्तविक अस्मिता से जुड़ा हुआ छंद। हिंदी का जातीय छंद का मतलब हिंदी की अपनी अस्मिता का छंद। अच्छा, जो दोहा छंद है वो तो दोहा है। अपभ्रंश का छंद है दोहा, वो हिंदी में दोहा बनकर आया। याद करो शुक्ल जी का वो कथन, जिस प्रकार गाह या गाथा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दोहा कहने से किस भाषा का बोध होता है? अपभ्रंश का। तो भाई ये है मामला।